हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर कुमारी नम्रता। आज मैं आपको कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की किताब जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 2 पढ़ाऊंगी। इसके अध्याय 1 में हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, इस शासन की क्या व्यवस्था है और जनता की इसमें क्या भूमिका होती है, जैसी जिज्ञासा वाली विषय वस्तु के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और शासन के सारे फैसले जनता के हित में लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी भागीदारी निभाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यक्ष तरीके में जनता खुद अपने हित में फैसले लेती है और अप्रत्यक्ष तरीके में जनता के जनप्रतिनिधियों के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भागीदारी होती है। यहाँ आपके लिए एक नया शब्द आया है, जनप्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? जनप्रतिनिधि उन्हें कहते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। वे मतदान में खड़े होते हैं और मतदान के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। तो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और समय समय पर उन्हें जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्धारित अवधि में हमारे देश में चुनाव होते हैं और उन चुनावों में उन जनप्रतिनिधियों को जीत कर आना होता है। जो आते हैं वे हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं और वे हमारे शासन को चलाते हैं। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की स्वीकृत प्रणाली है और हमारे देश भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो आप एक दृश्य आप देखेंगे। इस दृश्य में देखें कि भारतीय संसद का दृश्य बना हुआ है जिसे लोगों ने अपने हाथों पर थाम के रखा हुआ है। इससे साबित होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है। आप दूसरे दृश्य में देखें भारतीय संसद का वास्तविक दृश्य। आइए अब हम आगे जानेंगे कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। तो लोकतंत्र का विकास और इसकी लोकप्रियता, तो प्राचीन काल से ही भारत और यूनान यानी ग्रीस जैसे देशों में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। भारत में राजतंत्र के दिनों में लिच्छवी और वज्जी राज्यों में गणतंत्र था, लेकिन उस समय भी देश के अधिकांश राज्यों में राजतंत्र था। राजतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा का शासन होता है और वहाँ के प्रजा का भविष्य राजा पर निर्भर करता है। राजा यदि उदार है, दयालु है, तो उसकी प्रजा सुखी होगी क्योंकि वह राज्य के हित में, अपने नागरिकों के हित में कार्य करता है। लेकिन यदि राजा निरंकुश हुआ, निर्दयी हुआ, तो वहाँ की प्रजा दुखी होगी। इसलिए अधिकांश जगहों पर लोकतंत्र को अपनाने के लिए जोर दिया जाता रहा और ये आज का जो लोकतंत्र है ये उसी समय के प्रजातंत्र का विकसित रूप है। इसमें जनता को समानता का अवसर दिया जाता है, उसके अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, उसके हितों का ख्याल किया जाता है और लोगों को अपनी बातों को रखने, उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है तथा वे वक्त वक्त पे सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार का चयन 2 तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीके में जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है। यह वैसे देशों में संभव होता है
जो आकार में छोटे होते हैं और जहां आबादी या जनसंख्या भी कम होती है, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश। यहाँ जनता एक बड़े खुले मैदान में खड़ी होकर अपने शासकों को चुन लेती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ जनता एक खुले मैदान में खड़ी है और अपने शासकों को चुन रही है। दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीके में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हमारे देश भारत में भी अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया गया है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ की जनसंख्या भी करोड़ों में है। तो उतने बड़े मतदाताओं के लिए किसी एक जगह पर खड़े होकर मतदान करना संभव नहीं है, इसलिए मतदान की प्रक्रिया छोटे छोटे बूथों पर होती है और लोग अप्रत्यक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यहाँ एक आप दृश्य देखें कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है और कैसे लोग मतदान बूथों पर खड़े होकर वोट डाल रहे हैं। भारत में लोकतंत्र ये एक नया टॉपिक आया। इसके बारे में जानें कि हमारे देश में भी कभी राजतंत्र था। इतना विशाल देश कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और राजा हमेशा एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते। तो कभी आपसी मतभेद के वजह से या कभी विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारे देश में बाहरी शक्तियों का भी शासन हुआ। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने मिलजुल कर यह सोचा कि अब हमें राजतंत्र नहीं चाहिए बल्कि हमें लोकतंत्र चाहिए। तो भारत को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ की शासन प्रणाली को उन्होंने लोकतांत्रिक बनाने का सोचा। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम सीधे सीधे ना चुनकर अपने प्रतिनिधियों को मतदान के द्वारा चुनते हैं। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है कि उसके नागरिकों को मताधिकार मिले, यानी मत देने का अधिकार, एवं अन्य क्षेत्रों में भी उसे समानता प्राप्त हो। तो अब हम जानेंगे कि ये मताधिकार की समानता क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि वैसे सभी लोग, महिला हो या पुरुष, जिनकी आयु 18 की हो चुकी हो, वे एक मत दे सकते हैं। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। देश का प्रत्येक नागरिक, धनी हो या निर्धन, छोटा हो या बड़ा, सभी व्यक्ति एक मत दे सकते हैं। जो यह घोषित करता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसे मिला लोगों को, ये हम जानेंगे। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो व्यक्ति महिला हो या पुरुष, किसी भी वर्ग, किसी धर्म का हो और किसी जाति का भी हो, या वो कम पढ़ा लिखा हो या वो गरीब हो या अमीर हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और संविधान में इस समानता को स्थापित करने के लिए भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ है कि देश के सभी लोगों को कानून का समान रूप से पालन करना होगा, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर वो कोई अधिकारी हो। दूसरी विशेषता है कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, बाजार हो आदि कहीं भी जाने के लिए व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। और हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं
अथवा सड़कों का उपयोग कर सकता है। तीसरी कि अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को कोई व्यक्ति एक दूसरे से छूने को खराब मानता हो, उसकी जाति या धर्म को खराब मानता हो, तो इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं भी देखने को नहीं मिलती और लगभग इसका पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा भी समानता के अधिकार को लागू किया है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य इन लोगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं दिए गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उन्हें रोका गया और शिक्षा नहीं मिलने के कारण ही वे हमसे बहुत पिछड़ गए। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। जैसा कि बच्चों आपके विद्यालय में भी होता है, आपके विद्यालय में दोपहर के समय में आपको गरम गरम और ताज़ा खाना खिलाया जाता है। इसे ही कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना। उस भोजन में आपको आपके लिए जरूरी पोषक तत्व दिए जाते हैं। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। इस योजना में तब से अब तक कई परिवर्तन किए गए हैं। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे देश में लागू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक था। जैसे विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। जो बच्चे दोपहर का भोजन के लिए घर चले जाते थे और फिर कभी कभी लौट कर भी नहीं आते थे, तो वैसे बच्चों को पूरे समय तक विद्यालय में रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। दोपहर को अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाने वाली माताओं को भी इससे काफ़ी राहत मिली और यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सफल हुआ। ये जातिगत पूर्वाग्रह, जैसे पहले लोग छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव करते थे, विद्यालय में सभी जाति वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो आप सोचिए कि मध्याह्न भोजन योजना जो हमारे विद्यालयों में है, ये किस प्रकार जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हुई है। इस पर हम सब जब विद्यालय में मिलेंगे तो विस्तार से एक बार चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे। अभी तो हमने जाना भारत में समानता क्या है, आगे देखेंगे भारत में क्या क्या असमानताएं थी या हैं।